नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी परेशान है क्योंकि देश के अंदर हालात खराब ही हो रहे हैं। पड़ोसी देश वैसे सुलग रहे हैं, बांग्लादेश का मामला हल नहीं हो रहा। किसी एक हिंदू को इस तरह पीट पीट के मार दिया गया, सरकार मौन है। मोहन भागवत को भी कहना पड़ा कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, पर सरकार का ध्यान कहीं और है। क्या हो रहा है? क्योंकि देश के अंदर भी कुछ लोग, उन्मादी लोग, इस तरह का माहौल बना रहे हैं। कई जगह से चर्च पर हमलों की खबर आई। पूरी दुनिया हमें किन निगाहों से देख रही है, ये चिंता का विषय है। अभय दुबे जी के संग मैंने बहुत शानदार बातचीत की है मुद्दों पर। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हालात खराब होते जा रहे हैं। एक हिंदू को किस तरह जला दिया गया और सरकार कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि 2024 में 16 दिसंबर 2024 यानी एक साल पहले प्रियंका गांधी ने कहा था बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ लगातार बर्बरता हो रही है। लेकिन अफसोस है कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इस पर पूरी तरह से चुप हैं। हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, जबकि मोदी सरकार को इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए और अल्पसंख्यकों की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी चाहिए। ये 16 दिसंबर का प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट में दिया गया बयान ट्वीट कर रही है कांग्रेस। अब बात तो सही है कि पड़ोस के बांग्लादेश में जिस तरह हालात बेकाबू हो रहे हैं, मोहन भागवत जी ने भी कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने अभी तक कोई ठोस फैसला उठाया है। इस तरह पड़ोस के राज्य में हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा कैसे जा सकता है, जबकि हिंदुओं के हितों की बात सरकार करती है। मोहन भागवत ने भी कहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। बांग्लादेश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से सरकार, और क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं, वो बांग्लादेश की समस्या है। हमें देखना ही चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और इसका संबंध जब हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे तो ये बात भी साफ हो जाएगी कि बांग्लादेश के हालात खराब होने में भारत बांग्लादेश के बीच का समीकरण जो गड़बड़ाया है, उसकी क्या भूमिका है। मैं तो ये मानता हूं कि जिस वक्त शेख हसीना के खिलाफ शहरी छात्रों में, विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक विद्रोह किया, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो विद्रोह अमेरिका ने उकसाया था, अमेरिकी ताकतों ने उकसाया था। उस वक्त ढाका के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एनालिसिस विंग के बहुत सी दो बड़ी मजबूत टीमें मौजूद थी। और शेख हसीना की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच में बहुत ही नजदीकी ताल्लुकात थे। दोनों नेताओं के बीच में नजदीकी ताल्लुकात थे और दोनों सरकारों के बीच में नजदीकी ताल्लुकात थे। भारत सरकार का पूरा समर्थन शेख हसीना की सरकार को था, और ये इस बात का प्रमाण है, और ये अखबारों में छप चुका है कि भारत की खुफिया एजेंसियां ढाका में सक्रिय थी और शेख हसीना की सरकार का समर्थन कर रही थी, मदद कर रही थी उनकी। लेकिन भारत का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। उसे पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा विद्रोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है या खुदबदा रहा है। ज्वालामुखी फटने वाला है। ज्वालामुखी फटा, शेख हसीना की सरकार गिर गई, शेख हसीना को जान बचा के वहां से भागना पड़ा। तब कहीं जाके इस खुफिया तंत्र को होश आया कि ये क्या हो रहा है, यानी भारत सकते में रह गया। उसके बाद में शेख हसीना ने जब शरण लेने के लिए इधर उधर नगाह दौड़ाई, उसे उन्हें पता चला कि सारी दुनिया में कोई भी देश उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। केवल भारत ने ही शेख हसीना को शरण दी। उसकी पूरी कहानी हम लोगों को पता है कि पहले वो कहाँ रखी गई, हिंडन के पास डाक बंगले में रखी गई, उसके बाद तो फिर दिल्ली के मध्य में उनको लाया गया, लुटियंस के पास में कहीं उनको रखा गया है। अब सवाल इस बात का है कि शेख हसीना को शरण तो दे दी भारत ने, लेकिन शेख हसीना ने उस शरण का किया क्या? शेख हसीना ने उस शरण का फायदा उठाकर यहां से अपनी राजनीति करना जारी रखी। उन्होंने वक्तव्य देना जारी रखे। यहां तक कि मोहम्मद यूनुस ने चेतावनी भी दी कि शेख हसीना को भारत से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत में उनकी हैसियत शरणार्थी की है, बयान देने वाले नेता की नहीं है। उनको जब कोई शरणार्थी होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक आचरण संहिता होती है, उसका वो अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन शेख हसीना ने वहां उनकी पार्टी भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को लिख के भेजा कि वो उनका प्रत्यर्पण करें। वहां उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया, उन्हें मौत तक की सजा दे दी गई। ये सब तक हो गया और शेख हसीना भारत में बैठकर बयानबाजी करती रही, यहां तक कि ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रतिबंधित पार्टी की कुछ मीटिंग कार्यक्रमों को संबोधित भी किया। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के बीच के संबंधों में तल्खी आना बहुत स्वाभाविक ही थी।
ये तलखी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इसका जो एक इसे इसे कहते हैं इसका फलितार्थ, इसके फलितार्थ के रूप में ये हुआ कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, उनको एक तरह से भारतीय माना जाता है, उनके ऊपर पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमले करने शुरू कर दिए और अत्याचार उनके ऊपर शुरू हो गए। अच्छा, इस बात को लेकर प्रियंका गांधी भी कह रही हैं, मोहन भागवत भी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिक्कत यह है कि कुछ करने की स्थिति में नहीं है। भाई मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार यही तो करेगी कि वो बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है वहां पर जाकर उसको बुला के अपना विरोध व्यक्त करेगी। क्या करेगी मोदी सरकार? अब तो मोदी सरकार के वैसे बांग्लादेश सरकार से ताल्लुक नहीं रहे जैसे शेख हसीना के दिनों में थे। शेख हसीना के दिनों में तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक तरह से भारत के हाथ में बांग्लादेश की राजनीति में भारत की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित थी। आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से चीन और पाकिस्तान और अमेरिका के हाथों में चला गया है। चीन और पाकिस्तान और अमेरिका तीनों आपस में इस मसले पर जुड़े हुए हैं और चीन और अमेरिका की बांग्लादेश की जमीन पर एक तरह की अपना रंग रुतबा बढ़ाने की प्रतियोगिता भी है और उसी होड़ के कारण ही बांग्लादेश में जो छात्रों और युवाओं का विद्रोह था शेख हसीना के खिलाफ, वो अमेरिका ने उसको भड़काया होगा, मैं ये मानता हूं। इस बात की कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि अमेरिका ने वो विद्रोह भड़काया, लेकिन ये बात कही जाती है। इसका कारण बिल्कुल मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में साफ कर दूं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से निर्यात से होने वाली आमदनी पर आधारित थी। उस आमदनी की वजह से बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी में बढ़ोतरी हुई थी और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दक्षिण एशिया की एक चमकदार अर्थव्यवस्था समझा जाने लगा था। वो निर्यात की आमदनी केवल सिंगल सेक्टर आमदनी थी, यानी केवल टेक्सटाइल का सेक्टर जो था उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में वस्त्र बनते थे। फैक्ट्रियां थी जिनमें मशीनें चलती थी सिलाई की और बड़े पैमाने पर वस्त्र बनाए जाते थे। वो वस्त्र सारी दुनिया में निर्यात होते थे। तमाम कंपनियां वस्त्र बनवाती थी और निर्यात करती थी, उससे बांग्लादेश को बड़ी आमदनी थी। लेकिन हमेशा ही छोटे छोटे देशों में जो सिंगल सेक्टर जो मिरेकल्स होते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वो बहुत दिन तक नहीं टिक पाते। बांग्लादेश में समस्या कुछ और पैदा हुई। जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र युवा थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि वो किसी फैक्ट्री में बैठकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिलें। उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी। वो एक अलग तरह का जीवन गुजारना चाहते थे। वैसी नौकरियां देने और वैसे विकास आर्थिक उपलब्धि के अवसर देने की हैसियत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में नहीं थी। इसलिए उनकी नाराजगी इस सिंगल सेक्टर इकोनॉमी से होने वाली उपलब्धियों वाली सरकार के खिलाफ बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ शेख हसीना जिस तरीके से लोकतंत्र को चला रही थी उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा शामिल था, बड़े पैमाने पर विपक्ष का दमन शामिल था। उन्होंने यातना गृह बना रखे थे, इसमें अपने विरोधियों को गिरफ्तार करके डाल देती थी, उनको यातनाएं दी जाती थी, फिर वो गायब हो जाते थे और वो कभी भी नहीं उनको ढूंढा जा सकता था। वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। इसकी भी पूरी कहानियां भारत के अखबारों में ही प्रकाशित हो चुकी हैं, शेख हसीना ने जो वहां पे किया। और विपक्ष ने उनके किए हुए आयोजित चुनावों का बहिष्कार किया और एक तरह से एक नकली विपक्ष भी उन्होंने गढ़ा अपने खिलाफ लड़ने के लिए, ताकि वो लोकतंत्र का प्रपंच बना सकें, और इस तरह करके वो चुनाव जीतती रही। तो शेख हसीना ने पूरा ये सब किया। एक ऐसी शेख हसीना जो लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही कर रही थी, लोगों को यातनाएं दे रही थी और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के एक तरफा विकास से होने वाली चमक दमक का कुछ दिनों में उन्हें फायदा भी मिला, इससे उनकी प्रशंसा भी हुई। लेकिन उसके बाद सारा मामला, सारा शिराजा ताश के पत्तों की तरह ढहता चला गया। यह है बांग्लादेश की हकीकत। और इसमें मोदी सरकार ने कभी भी बांग्लादेश में शेख हसीना के अलावा जो दूसरी राजनीतिक ताकतें थीं उनके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखा। वो केवल, भाई बांग्लादेश और भारत ऐसा नहीं है सर अमेरिका या ब्रिटेन और भारत हो। भाई बांग्लादेश के निर्माण में भारत का केंद्रीय योगदान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। बांग्लादेश में अगर किसी भी राजनेता के प्रशंसा भाव है, सम्मान का भाव है, तो वो इंदिरा गांधी के प्रति है। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, बांग्लादेश का हो, तो इंदिरा गांधी के प्रति सम्मान के साथ बोलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। तो भारत का महत्व बहुत ज्यादा है
वहां पर बांग्लादेश के लिए। भारत ये नहीं कह सकता कि भाई जो हमारी जाम्बिया के लिए हमारी नीति है वैसी ही नीति बांग्लादेश के लिए होगी। तो बांग्लादेश में जितनी भी राजनीतिक ताकतें हैं सबका कहीं ना कहीं भारत के साथ में संपर्क सूत्र है उनका। लेकिन मोदी सरकार केवल शेख हसीना तक ही सीमित रही। बांग्लादेश की जो दूसरी राजनीतिक ताकतें थीं उनके लिए भारत की सरकार उत्तरोत्तर अजनबी होती चली गई। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जब शेख हसीना को अपदस्थ किया गया और वो लोकतांत्रिक तरीकों से अपदस्थ होने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो फर्जी चुनाव आयोजित करती थी, तो उनको जबरदस्ती सत्ता से हटाया गया और उस प्रक्रिया में भारत की सरकार बांग्लादेश की राजनीतिक ताकतों के लिए अजनबी हो गई। देखो ठीक है, एक बात है जी, जो हालात हैं पड़ोस में, श्रीलंका के हालात ठीक नहीं है, नेपाल के हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान तो भुखमरी की स्थिति पे रहते ही रहता है, वहां तो अलग ही तान चढ़ा रहता है। भारत के आसपास के जितने देश हैं ये सब बड़े अस्थिर हैं। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होना चाहिए, और भारत की जो भूमिका है क्या वो ठीक है? इसी स्थिति में रहना चाहिए भारत को या कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां पड़ोस में बड़ी बेचैनी भरी हो रही है। नहीं, भारत क्या हस्तक्षेप करेगा बताइए? क्या भारत पाकिस्तान की राजनीति में कोई हस्तक्षेप कर सकता है? जब भारत बांग्लादेश जिसका निर्माण में भारत की भूमिका है उसकी राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो क्या भारत श्रीलंका की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है? इतिहास बताता है कि भारत ने IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा था राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने LTE के मुकाबले लड़ने में श्रीलंका की सेना की मदद की थी। उस हस्तक्षेप का क्या नतीजा निकला हम सब लोग जानते हैं। जब राजीव गांधी वहां गए तो राजीव गांधी के ऊपर श्रीलंका सरकार के ही एक फौजी ने अपने बट से हमला किया, राइफल के बट से हमला किया जब वो उनकी सलामी ले रहे थे। वो सारे दृश्य भी हम लोगों ने देखे हैं। वो उसमें प्रेमदास श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने राजीव गांधी को और उस पूरे IPKF के प्रयोग को एक अजीब किस्म के भंवर में फांस दिया, और उससे भारत को बहुत नुकसान हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। भाई उन्होंने पूरी फौज भेजी थी भारत ने श्रीलंका में, श्रीलंका की फौज की मदद करने के लिए। इससे क्या हुआ? पूरे तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, क्योंकि LTT तमिलों का संगठन था, तमिलनाडु से उसको बड़ा भारी समर्थन था। यहाँ बड़ी नाराज भारत का एक हिस्सा इस IPKF के प्रयोग से बहुत नाराज था। तो ऐसी स्थिति में ये बर्र के छत्ते में हाथ डालने होता है जब किसी देश की अंदरूनी स्थितियों में आप अपना हाथ डालते हैं। श्रीलंका में भारत ये प्रयोग करके पछताया। बांग्लादेश में भी उसने जिस तरीके से एक तरफा शेख हसीना की मदद की उससे आज पछता रहा है। पाकिस्तान में कोई हस्तक्षेप करने की वो स्थिति में है नहीं, वो तो युद्ध ही हो सकता है पाकिस्तान और भारत का, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। नेपाल में स्थिति यह है कि नेपाल भी हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी आज भारत से उसके अच्छे संबंध नहीं है। स्थिति यह है कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरे इलाके में पाकिस्तान, चीन का हाथ बहुत भारी है। चीन इन सब देशों को काफी प्रभावित किए हुए है। ये लोग सब चीन के मुंह की तरफ देखते हैं, और चीन जैसा चाहे वैसे इन देशों को अपने अंतरराष्ट्रीय हितों के लिए इस्तेमाल करता है, और भारत कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं भारत के अंदर की स्थिति की बात करूंगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि भारत में ये ईसाइयों का ये व्यवहार नहीं चलेगा, यहाँ बाइबल नहीं चलेगी, यहाँ जय श्री राम कहना होगा। बड़ा विवश तरीके से वो बात कर रहा है, और प्रभु यीशु कैसे पैदा हुए इसको लेके सवाल कर रहा है, और वो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने भी किया, कि अगर उसका कहना है कि बिना सेक्स किए धरती पे कोई जीव नहीं आ सकता, तो कैसे फिर वो यीशु आ गए? तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। भाई कर्ण भी तो आए थे, कुंती पुत्र कर्ण की तो ऐसी अवधारणा है जन्म की। लेकिन ये जो भारत के अंदर इस तरह के हमले होते हैं, 25 सितंबर से सोशल मीडिया तक नहीं रह गया है संजय जी, माफ कीजिए बीच में टोक रहा हूं आपको। सोशल मीडिया ही आ गया। अब जो वैसा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बड़ी पूंजी वाला मीडिया है, उसके अंदर भी ये सब क्लिप दिखाए जा रहे हैं कि जय श्री राम करते हुए लोग चर्चों में घुस रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और वहां की जो प्रार्थना सभाएं हैं उनको भंग कर रहे हैं। फिर वहां पर कुर्सियां चल रही हैं, फिर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये सब मध्य प्रदेश में हो रहा है और दूसरी जगहों पे हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही दृश्य है जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उनके बनने के पहले 2-3 महीने के अंदर चर्चों के ऊपर हमले हुए थे सारे देश में। तो उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी सरकार को चेतावनी मिली थी
अमेरिका से चेतावनी मिली, सब लोगों ने कहा था ये सब करना आप बंद कीजिए। तब फिर इन लोगों ने कोशिश करके चर्चों पे हमले बंद करवाए। अभी चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने भी जगह-जगह ईसाई कार्यक्रमों में शिरकत की। ईसाइयों के पास गए, उनकी दी हुई टोपियां पहनी, उनके दिए हुए पटके पहने, उनके दिए हुए गाउन पहने नरेंद्र मोदी ने। बड़े-बड़े ईसाई पादरियों से ये मिले। लेकिन जो उग्र हिंदूवादी ताकतें हैं, वो हमेशा आपके कब्जे में नहीं रहती, क्योंकि वो तो एक जानवर है, इसको आपने बेलगाम कर दिया है। अब वो इधर-उधर गुर्राते हुए फिर रहा है, जिसको चाहेगा वो काटेगा। या तो उसको आप पिंजरे में बंद रखिए और केवल सावधानी पूर्वक निकालिए, खाना-पीना खिलाइए और फिर पिंजरे में बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप उसको आप छोड़ देंगे और बेलगाम कर देंगे, तब तो फिर वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो तो आपसे पूछ के नहीं काटेगा वो। वो चर्च पे भी हमला करेगा, मस्जिद पे भी हमला करेगा और वो गुरुद्वारे पे भी चढ़ बैठेगा, वो बौद्ध विहार के ऊपर भी हमला करेगा, वो जैन मंदिर में भी घुस जाएगा। ये तो उसकी मर्जी के ऊपर है। अच्छा, चर्चों के ऊपर हमला करने से जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों, पूरा पश्चिम जो है, वेस्ट ताकतवर है, वो सारे के सारे ईसाई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईसाई है। आप मुसलमानों के ऊपर हमले कर देते हैं, मुसलमानों को लिंच कर देते हैं, उनकी मस्जिदों की खुदाई करने लगते हैं कि इसके अंदर मंदिरों के शिखर हैं, ये सब दिखाने करने लगते हैं। चर्चों के साथ आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो ईसाइयों की संख्या भारत में बहुत कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि वो आपकी सरकार को वो लोग परेशान कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि हिंदूवादी ग्रुप है, तो पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। पुलिस जो वो करना चाहते हैं वो होने देती है। तो अगर एक हिंदूवादी ग्रुप तय कर ले उन्हें ईसाइयों पे हमला करना है, तो पहले तो वो हमला कर ही देगा, उसको रोक, और पुलिस को पता भी होगा तो पुलिस रोकने नहीं जाएगी उसको। जब तक पुलिस को राजनेताओं के, सत्ताधारियों के स्पष्ट आदेश ना हो कि आपको चर्चों की सुरक्षा करनी है, जो हमला करने आएगा उसको मारपीट कर दुरुस्त करना है, आपको फिट करके रखना है। इस तरह के आदेश तो कोई बीजेपी सरकार देगी नहीं। अब क्या मोहन यादव की सरकार इस तरह के आदेश देगी? मध्य प्रदेश में नहीं देगी मोहन यादव की सरकार इस तरह के आदेश। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। ठीक बात है। और दूसरा, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जैसे अखलाक का केस पूरी दुनिया भर में चर्चा हुआ कि नोएडा में एक अखलाक को पीट पीट के मार डाला गया। ये कहा गया कि उसके फ्रिज में बीफ मिला है, जबकि बाद में वो बकरे का मीट था। और फिर उसके बाद में यूपी सरकार ने अखलाक के जो अभियुक्त थे उन लोगों को मुकदमे वापस लेने के लिए एप्लीकेशन डाली। कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि नहीं, इस तरह के लोगों के मुकदमे वापस नहीं हो सकते। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के दरिंदों के, जो किसी की पीट पीट के मार दे, उनके मुकदमे वापस लेने की पहल क्यों कर रही है। और इस तरह के हिंसक माहौल अगर समाज में बनेंगे तो कहाँ तक ठीक है। किसी धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को मार देना, हिंसा फैलाना, ये कहाँ तक उचित है? क्यों ऐसा माहौल बन रहा है? भाई, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। वो तो मानते हैं कि भाई अखलाक को मारा गया, जिन लोगों ने मारा, ठीक है, उनके खिलाफ इतने दिनों तक मुकदमा चलता रहा, अब उनको वापस ले लेना चाहिए। ये नया जो हिंदूवाद है, इसमें तो ये है कि भाई अगर हिंदुओं का एक ग्रुप, जैसे कि वहाँ गुजरात में हुआ, गुजरात में जो बलात्कार में जिन लोगों को सजा हुई, जब वो छूटे तो उनको मालाएं डाल के स्वागत किया गया उनको, जैसे कि वो बहुत पराक्रम हो, कोई लड़ाई जीत, वो कोई उनको परमवीर चक्र पाने लायक उन्होंने कोई पराक्रम किया हो, उन्होंने उनको मालाएं डाल के उनका स्वागत किया गया उनका। तो ये बिल्कुल निर्लज्ज तरीके से सारे काम हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले, उनके ऊपर अत्याचार करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। जो नेता अल्पसंख्यकों को लगातार गाली देते रहते हैं, उनके खिलाफ खराब से खराब बातें करते हैं, उनकी राजनीति में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो उनकी तरक्की होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में अल्पसंख्यक विरोधी घृणा फैलाने की होड़ है। इस देश का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाते हुए एक पूरा चुनाव लड़ा हो इसने लोकसभा का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे, उस पार्टी के नेता किस तरीके से अपने राजनीतिक कैरियर में प्रगति करने की योजना बनाते होंगे। तो ये तो अभय जी बड़ा खतरनाक स्थिति है कि देश के अंदर इस तरह का माहौल बन जाए कि लोग एक दूसरे की दुश्मनी करने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो फिर आप कौन सा देश इस तरह तरक्की कर सकता है? अड़ोस पड़ोस में हाल खराब है, माहौल खराब है, हमारे देश के अंदर आपस में भाई भाई के दुश्मन बने, ये चीजें तो किसी भी सब समाज के लिए ठीक नहीं। अगर ऐसा देश तरक्की नहीं कर सकता है तो क्या हुआ, तरक्की का झूठा नैरेटिव तो चलाया सकता है। भाई तरक्की, आप तरक्की करने के लिए आप आंकड़े ढूंढेंगे, तरक्की के आंकड़े कहाँ हैं?
आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे, आपको तरक्की के आंकड़े सप्लाई कर दिए जाएंगे। अब आप कहेंगे भाई तरक्की के आंकड़ों की मैं जांच करूंगा। अगर तरक्की के आंकड़ों की आप जांच करेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी करार दिया जाएगा। वो ही आंकड़े देंगे और आपको उनको आंकड़ों को मानना होगा। वो कहेंगे उन आंकड़ों से खुश होकर आप नृत्य कीजिए, और अगर आप नृत्य करने से इनकार करेंगे तो वो आपका अपराध होगा। आपको उनकी धुन पे डांस करना होगा। अगर आप उनकी धुन पे डांस नहीं करेंगे तो आपकी पीठ पर गद्दार लिख दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग लिख दिया जाएगा आपकी पीठ पर, आपको अरबन नक्सल करार दे दिया जाएगा, और आपके खिलाफ हो सकता है कि कुछ सरकारी एजेंसियां भी छोड़ दी जाएं आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया सकता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भाई, अगर आप तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की की गुलाबी तस्वीर लगातार दिखाई जा रही है। ये जो तरक्की की तस्वीर है, इसमें भी बगावत हो जाती है। जैसे अर्नब गोस्वामी है, वो तो सरकार के प्रवक्ता माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी सोशल मीडिया पे बहस चल रही है कि अर्नब गोस्वामी भी कैसे बगावती हो गए। सुधीर चौधरी को 15 करोड़ मिल रहे हैं, इस बात से नाराज हो गए वो, या कोई और वजह है? ये तो उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई एक जो पत्रकार 15 करोड़ ले रहा है वो तो ये सवाल पूछेगा नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा। ये जंग कैसे होगी भक्तों के बीच में? ये जंग कैसे होगी? देखिए, ये पूरे जो गोदी मीडिया है उसमें एकमात्र अपवाद है ये भक्तों को इस तरह कहना उचित नहीं है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा और कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसमें भी आज मैंने उनका चैनल हिंदी का खोल के देखा, रिपब्लिक भारत, तो उसके अंदर बांग्लादेश पर चर्चा चल रही थी। वैसे तो मैं उनका चैनल देखता नहीं, आज खोल के देखा, देखें क्या हो रहा है उसमें। रिपब्लिक बांग्लादेश चर्चा चल रही थी, वही हिंदू बनाम मुसलमान वाली चर्चा थी, जिससे भाजपा को फायदा हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो दो घोड़ों की सवारी कर रहे हो। खुद जब अपना प्रोग्राम करते हैं तब सरकार को असहज कर देने वाले कुछ प्रश्न उठाते हैं, वो पर्यावरण का सवाल उठाते हैं, विदेश नीति का सवाल उठाते हैं और कुछ दूसरे सवाल उठाते हैं। लेकिन बाकी उनके चैनल पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो पहले ही ऐसे ही कार्यक्रम है। तो ये तो मतलब ये आपस में भक्तों के बीच में अगर ऐसे युद्ध होने लगेंगे तो ये परेशानी की बात है सरकार के लिए। भक्तों को तो एकजुट रहना चाहिए, गोदी मीडिया के लोगों को तो एकजुट रहना चाहिए। मेरे ख्याल से जो वो बातें उठा रहे हैं उसमें सरकार से उनकी कुछ मांगे होंगी, धीरे धीरे करके वो मांगे पूरी हो जाएंगी तो फिर वो बंद कर देंगे ये बातें उठाना। अच्छा, ये जो बार बार सवाल उठते हैं कि सुधीर चौधरी को 15 करोड़ दे दिया, यूट्यूबर को प्रचार के लिए 6 करोड़ दे दिए, ये तो आम आदमी का पैसा होता है ना, वही टैक्स पेयर का पैसा होता है। सरकार इस तरह लुटा देती है पैसा, कोई फर्क ही नहीं है सरकार के पास। बिल्कुल लुटाती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरकार अपने राजनीतिक मकसदों से ये पैसा लुटाती है, और ये मीडिया को कंट्रोल करने, मीडिया पर कब्जा करने, मीडिया को अपने शिकंजे में रखने की रणनीतियां हैं। ये रणनीतियां जिस वक्त से सरकार ने ये रणनीति बनाई है कि किस तरह जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको प्रभावित किया जाए और अपने पक्ष में लाया जाए, ये उन्हीं रणनीतियों का तकाजा है जिनके तहत ये सारे पैसे दिए जा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को इतनी बड़ी तनख्वाह पर रखा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान ये आकर्षित कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को उससे कुछ कम रुपए दिए गए, वो भी करोड़ों में दिए गए, इसलिए वो ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो हैं वो सरकार के पेरोल पे हैं। उनको पैसा दिया जाता है, वो किस खाते से दिया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो खुलेआम दूरदर्शन के खाते से दिया गया है पैसा उनको, तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा है, पैकेज के रूप में दिया जा रहा है, तो उसकी तरफ तो ध्यान आकर्षित होगा ही। लेकिन ये और दूसरे बहुत से तरीकों से बड़े पैमाने पर पैसा बांटा जा रहा है, उन लोगों को बांटा जा रहा है जो सरकार जो गुलाबी तस्वीर बनाती है उसको और आगे फैलाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, और विपक्ष के लिए सरकार की तरफ से सुपारी उठाते हैं ताकि विपक्ष की साख हत्या कर सके सार्वजनिक जीवन। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी देर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो अभय जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।